हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का 11th लेक्चर है एंड इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की। इसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्रैश कोर्स। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने 17 मार्च को ये 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, जो कि 20 जून तक चलेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। एंड दोस्तों, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आईएएस का कंप्लीट सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देन 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टैटिक एंड करंट दोनों ही पोर्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल और उसके साथ साथ ये तमाम वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स, संडे को सीसेट की स्पेशल क्लास लगती है एंड आप डाउट क्लियरिंग सेशन में डायरेक्ट फैकल्टी से सवाल पूछ सकते हैं। तो संडे बहुत स्पेशल है हमारे लिए। एंड दोस्तों, इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो है हमारी फैकल्टी को यूपीएससी टीचिंग का, साथ ही साथ यूपीएससी की डिफरेंट स्टेजेस का, भले ही वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है हमारी तरफ से एंड हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। इसके लिए दोस्तों, आप हमारे इस क्रैश कोर्स को, हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में इसको फॉरवर्ड कीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। एंड दोस्तों, ये एकदम फ्री है क्रैश कोर्स। इसमें किसी भी तरह का आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, एकदम मुफ्त है, एकदम निःशुल्क है। एंड दोस्तों, इस क्रैश कोर्स के शेड्यूल के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेहरू रिपोर्ट को, तो हम ये लेक्चर उसी से आगे बढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स, दिसंबर 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन होता है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। और इस सेशन की सबसे खास बात होती है कि इसमें कांग्रेस के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस के द्वारा। बट कांग्रेस में एक सेक्शन ऐसा होता है जो कि नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक यंगर सेक्शन होता है, वो डोमिनियन स्टेटस की मांग से नाराज था। उसको चाहिए था पूर्ण स्वराज, मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एंड दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो नेहरू थे ये एक लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट करते थे, थोड़ा मिलिटेंट इनका नेचर था और इनकी डिमांड थी कि हमें पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज हमें चाहिए होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेके काफ़ी बातचीत होती है। तो गांधी और जो मोतीलाल नेहरू होते हैं वो अपना ऑब्जर्वेशन ये देते हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद ये डोमिनियन स्टेटस की जो मांग है, ये हम लोग इस पे अपनी सहमति जता पाए हैं। ठीक है, तो आनन फानन में हमें इस जो हमारी डिमांड है डोमिनियन की, इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात होती है कि हम 2 साल का ग्रेस पीरियड देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, 2 साल का समय देंगे। अगर गवर्नमेंट इस 2 साल में डोमिनियन स्टेटस की बात मान लेती है तो बढ़िया है, अगर नहीं मानती है तो फिर हम क्या करेंगे? हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे और एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल का टाइम पीरियड देने की बात होती है, बट फिर प्रेशर के चलते ये 2 साल का पीरियड 1 साल में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, दिसंबर 1928 की बात है, 1 साल का पीरियड देने की बात हो रही है। मींस दिसंबर 1928 से दिसंबर 1929 का पीरियड एक ग्रेस पीरियड के रूप में दिया जा रहा था। और उसमें अगर गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं मानेगी तो फिर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे और एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम लोग लॉन्च करेंगे। तो ये बात यहाँ पे हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब दोस्तों, ये जो 1 साल का पीरियड था दिसंबर 1928 से 1929 के बीच में, तो उसमें कांग्रेस अपने आप को एक्टिव रखी हुई थी।
गांधी पूरे इंडिया का टूर करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन के लिए। इसके अलावा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो एक फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी, मीन्स जो विदेशी जो क्लॉथ है उसके बॉयकॉट करने के लिए कमेटी बनाती है, और इस दौरान फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट होता है, पब्लिक बर्निंग होती है, ठीक है, गवर्नमेंट का सप्रेशन भी होता है और गांधी को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये इस एक साल के बीच में ये सारी कहानियां होती हैं। अब दोस्तों जैसे ही एक साल का पीरियड ख़त्म होने वाला होता है तो उससे 2 महीने पहले इरविन डिक्लेरेशन आता है। इसकी डेट क्या है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अक्टूबर 31, 1929 मीन्स दिसंबर में अगला सेशन होने वाला था, उससे 2 महीने पहले इरविन का डिक्लेरेशन आता है। और दोस्तों अभी तक साइमन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई थी, उससे पहले ही लॉर्ड इरविन का डिक्लेरेशन आ जाता है। और इस डिक्लेरेशन में क्या मेंशन होता है कि जो 1917 का हमने जो अगस्त ऑफर दिया था, जो अगस्त हमारा डिक्लेरेशन था, उसका जो अल्टीमेट एम है वो है डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो जो लोगों के मन में डाउट था उस डाउट को क्लियर करने के लिए इरविन का ये डिक्लेरेशन था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 1917 का डिक्लेरेशन था उसमें इम्प्लिसिटली मीन्स साफ तौर से लिखा हुआ है कि हम डोमिनियन स्टेटस की बात करने वाले। बट दोस्तों यहाँ पे एक पेंच था, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का टाइम स्केल नहीं दिया हुआ था, मीन्स आप कब करोगे, आज करोगे, 10 साल बाद करोगे, 50 साल बाद करोगे कि 100 साल बाद करोगे, तो ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं दिया हुआ था। एंड दोस्तों क्योंकि अब डोमिनियन स्टेटस की बात गवर्नमेंट मान रही है, ठीक है, तो इसलिए आप बाद में देखेंगे कि जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है तो उसमें डोमिनियन स्टेटस का जिक्र नहीं होता है, इसलिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट का कोई मतलब रहता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इरविन डिक्लेरेशन था ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इरविन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव डोमिनियन स्टेटस देना है। डोमिनियन स्टेटस के अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हुई थी इस डिक्लेरेशन में वो था कि लॉर्ड इरविन ने प्रॉमिस किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, मींस गोल मेज सम्मेलन होंगे जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला डोमिनियन स्टेटस और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब फ्रेंड्स अगला इवेंट आता है दिल्ली मैनिफेस्टो, जो कि 2 नवंबर 1929 को होता है। अब दोस्तों देखिए जो इरविन डिक्लेरेशन था उसके 2 दिन बाद ही ये होता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रोनोलॉजी हमें समझनी होगी, ठीक है, कि कौन सा इवेंट पहले था, कौन सा इवेंट बाद में था। अब दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगी तो उसकी क्या कंडीशन होगी, वो सब कंडीशन जो हैं इस मैनिफेस्टो में बताई हुई थी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करती हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी, वो कंडीशन इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने गवर्नमेंट के सामने रखी थी। अब वो जो कंडीशंस थी वो क्या थी, सबसे पहली कंडीशन ये थी कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है इसका पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे या नहीं देंगे, इसका पर्पज़ ये होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसको किस तरह से फॉर्मुलेट करना है। मीन्स ये जो कॉन्फ्रेंस होगी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करेगी, जिसका मकसद होगा डोमिनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन देना होगा, मींस कांग्रेस के बंदे इसमें ज़्यादा होंगे। और तीसरा इसमें पॉइंट था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी तरफ जो है गवर्नमेंट थोड़ा नरम रुख अपनाएगी। तो ये 3 डिमांड थी कांग्रेस की गवर्नमेंट के लिए कि अगर आप इन तीनों डिमांड को मानोगे तब हम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात थी कि गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट तो करेगी नहीं, ठीक है। दिसंबर 1929 में गांधी और मोतीलाल नेहरू लॉर्ड इरविन से मिलते हैं और वो इन सब डिमांड्स को मानने से मना कर देते हैं। अब फ्रेंड्स अगला जो इम्पोर्टेंट इवेंट आता है वो है लाहौर कांग्रेस और पूर्ण स्वराज। दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, जितने भी सेशन हुए हैं कांग्रेस के, और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक लेफ्ट विंग के समर्थक थे, एक मिलिटेंट उनकी अप्रोच थी। दोस्तों हमने देखा था 1928 का सेशन जो था उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और अगले सेशन में प्रेसिडेंट होते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि उनके बेटे थे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट था और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। सबसे पहला कि
कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेगी, क्योंकि दोस्तों लॉर्ड इरविन ने डिमांड मांगने से मना कर दिया था। दूसरा, अब कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों 1929 का जो सेशन था उसका सबसे बड़ा जो एक इवेंट था वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब कांग्रेस का गोल हो गया है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ऑथोराइज किया जाता है सिविल डिसओबीडियंस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि दोस्तों 1 साल हो चुका है। ठीक है, गवर्नमेंट ने मांगे नहीं मानी है, तो ये बात पहले हम बात कर चुके हैं कि 1 साल के बाद जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होगी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात होगी। एंड दोस्तों इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो ये कि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मीन्स फर्स्ट स्वराज्य डे जो है वो मनाया जाता है पूरे भारत में। एंड दोस्तों ये जो 26 जनवरी वाली डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि जो हमारा डेट ऑफ कमेंसमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी 26 जनवरी है। हम रिपब्लिक डे भी इसी दिन मनाते हैं, तो इसका ओरिजिन यहीं से है, क्योंकि 26 जनवरी को चुना गया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस या फिर स्वराज्य डे के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारा ट्राई कलर है उसको होस्ट करते हैं। एंड दोस्तों 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और उसमें एक प्लेज होती है, एक शपथ होती है जो गांधी के द्वारा ड्राफ्ट की जाती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स हमने 1929 का सेशन देखा, उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ऑथोराइज किया जाता है कि अब आप जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करो। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, गांधी गवर्नमेंट के सामने अपनी 11 पॉइंट डिमांड्स रखते हैं दोस्तों, और ये क्यों रखते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। ठीक है, और एक अल्टीमेटम देते हैं 31 जनवरी 1930 का कि अगर आपने इस दिन तक हमारी डिमांड नहीं मानी तो फिर हम ब्रॉड लेवल पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। दोस्तों ये 11 डिमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इस स्लाइड को पॉज करके ये 11 डिमांड्स आपको याद रखनी होगी। ये नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ पे बाकी की डिमांड्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अब दोस्तों जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है वो गांधी जी को फुल पावर दे देती है कि अब आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करो। एंड दोस्तों ऑब्वियस सी बात थी कि ये जो 11 डिमांड्स थी ये गवर्नमेंट ने नहीं मानी थी। ठीक है, तो अब गांधी जी जो थे उनको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना ही था। ठीक है दोस्तों, अब गांधी जी सॉल्ट मीन्स नमक को चुनते हैं अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है ये हम समझेंगे। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने इसको क्लियर किया था। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। सिविल डिसओबीडियंस मतलब आपको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना है, तो इसलिए उस समय जो सॉल्ट लॉ था उसको हम ब्रेक करेंगे और इसी से शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब दोस्तों सवाल उठता है कि सॉल्ट को ही क्यों चुना था। दोस्तों ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, वहां पे आपको 2 पन्ने भरने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये 2-3 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्यों सॉल्ट को चुना गया था। अब दोस्तों उस समय जो सॉल्ट लॉ था उसके हिसाब से सॉल्ट के मैन्युफैक्चर के लिए, उसकी सेल के लिए गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। मींस गवर्नमेंट ही उसको बना सकती है और गवर्नमेंट ही उसको बेच सकती है। एंड फ्रेंड्स ये जो सॉल्ट था इस पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे और ये टैक्सेस कभी कभी सॉल्ट की वैल्यू के 14 टाइम्स हाई होते थे, तो इतनी ज़्यादा इसकी रेट होती थी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती थी। एंड दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली है इसलिए विलेज में वो लोग जो कि कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो भी अपने खुद के कंजप्शन के लिए या फिर सेल के लिए सॉल्ट नहीं बना सकते हैं, तो इससे नुकसान हो रहा था। एक आसान सी इंडस्ट्री हो सकती थी, उसका नुकसान हो रहा था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है, एक नमक ऐसी चीज़ है जिसको हर व्यक्ति, भले ही वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो किसी भी एरिया में रहता हो, वो उसको यूज करता था। तो अगर आप सॉल्ट पे टैक्स लगा रहे हो तो इससे बड़ा गुनाह कुछ भी नहीं हो सकता है। इट वॉज सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट बिकॉज इट इज सच एन असेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का असेंशियल आइटम होता है। एंड दोस्तों गवर्नमेंट की मोनोपोली इतनी थी कि अगर नेचुरली कोई सॉल्ट बन रहा है कोस्टल एरियाज में तो गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रॉय कर देती थी। ठीक है, और ये होता था नेशनल प्रॉपर्टी का लॉस। इसके अलावा दोस्तों
सॉल्ट को चुनने का दूसरा मकसद ये भी था कि सॉल्ट को चुनने के बाद गांधी अपना मैसेज पूरी जनता तक पहुंचा सकते थे, अपने जो आइडियल्स थे स्वराज को उसको सब लोगों तक पहुंचा सकते थे। इसके अलावा दोस्तों सॉल्ट को इसलिए भी चुना गया था ताकि जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको लोगों के दुख का, मास सफरिंग का एक आइडिया लग सके। तो ये तमाम वो कारण थे जिसकी वजह से सॉल्ट को चुना गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए होता है डांडी मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। 12 मार्च को ये मार्च लॉन्च होता है। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो हैं सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 78 मेंबर्स होते हैं गांधी जी के साथ, जो कि साबरमती आश्रम से डांडी तक जाएंगे और वहां जाके सॉल्ट लॉ को वो ब्रेक करेंगे। तो ये पूरा इनकी कहानी थी। अब दोस्तों इसमें गांधी जी ने प्रॉपर डायरेक्शंस दी थी कि आपको करना क्या है, जहां भी पॉसिबल हो आप सॉल्ट लॉ को तोड़िए, उसको सिविल डिसओबीडियंस माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेन लिकर मीन्स जो शराब की दुकानें थी, जो क्लॉथ शॉप्स थी, उनकी पिकेटिंग होंगी, मीन्स उनको खुलने नहीं दिया जाएगा, उनके आगे चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा आपको टैक्सेस पे नहीं करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा इनकी डायरेक्शन थी। इसके अलावा लॉयर्स को अपनी प्रैक्टिस छोड़नी है। ठीक है, लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करना है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। एंड दोस्तों इसके अलावा ट्रुथ और नॉन वायलेंस का हमको ध्यान रखना है। और जैसे ही गांधी जी का अरेस्ट होता है उसके बाद जो लोकल लीडर्स होंगे उसकी बातें हमें माननी होगी। तो गांधी जी ने ऑलरेडी अपनी डायरेक्शंस दे दी थी कि इस मूवमेंट में हमें क्या करना है। अब फ्रेंड्स ये मूवमेंट 12 मार्च को स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल को गांधी जी सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं। अब दोस्तों इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो दोस्तों ये एक सिंबल था कि अब भारतीय लोग जो हैं वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाए गए जो कानून है उसके अंडर में नहीं रह सकते हैं। मींस अब ब्रिटिश रूल के अंडर में इंडियंस नहीं रह सकते हैं। ये एक सिंबल था, क्योंकि जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा लॉ बनाया गया था वो हम लोगों ने तोड़ दिया। इट मीन्स कि अब ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं बाकी भी उनके अंडर में हम नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गांधी जी ने लोगों से कहा था कि आप अपने घर में अब जो हैं आप सी वाटर से सॉल्ट बनाइए और इस लॉ को वायलेट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये जो जितना भी इवेंट हुआ था, जितना भी मूवमेंट था, इसको न्यूज़पेपर्स ने काफ़ी बड़े लेवल पे, इवन यूरोपियन जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने भी इसको कवर किया था। तो गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस लॉ को ब्रेक करने के बाद 4 मई 1930 को गांधी जी की अरेस्ट हो जाती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। वो उस समय धरसाना साल्ट वर्क में रेड करने जाते हैं, बट उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों उनकी अरेस्ट के बाद जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो सैंक्शन करती है, सबसे पहला जो रियोतवाड़ी एरियाज हैं वहाँ पे आपको रिवेन्यू पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, जो जमींदारी एरियाज हैं वहाँ पे आपको चौकीदार टैक्स नहीं देना है, और जो सेंट्रल प्रोविंस वाले एरियाज हैं वहाँ पे आपको फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करना है। अब दोस्तों ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि दोस्तों देखिए सॉल्ट केवल उन्हीं एरियाज में बनता था जहाँ पे सी कोस्ट होगा। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे सॉल्ट बनाना पॉसिबल हो, क्योंकि पूरे भारत में हर जगह पॉसिबल नहीं था कि आप सॉल्ट लॉ को ब्रेक करो। तो इसलिए हर एरिया में उस एरिया के हिसाब से अलग अलग लॉज को ब्रेक करने की बात कही जा रही थी। अब दोस्तों ये नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन क्या था? ये चौकीदार विलेजेस में होते थे जो कि पुलिस को सप्लीमेंट करते थे। मींस गाँव में पुलिस का काम ये चौकीदार लोग करते थे। एक तरह से आप समझ लीजिए ये गार्ड्स के रूप में इनकी भूमिका होती थी, और इनके लिए जो विलेजर्स थे उनको टैक्स पे करना होता था, और उस टैक्स के माध्यम से इनकी फंडिंग्स होती थी। बट जो विलेजर्स थे वो इनसे काफ़ी नाराज़ होते थे। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके चहेते होते थे, और दूसरी बात ये गवर्नमेंट के जासूस के रूप में काम करते थे। तो इसलिए ये नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन लॉन्च किया जाने की बात हो रही थी। अब फ्रेंड्स ये जो सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था इसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सबसे पहला जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यूरोपियन प्रेस ने भी उनको कवर किया था। दूसरी बात दोस्तों, ये पहली ऐसी नेशनल एक्टिविटी थी जिसमें इतने बड़े लेवल पे वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। एंड दोस्तों शुरुआत में गांधी जी वुमेन को पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाह रहे थे। ठीक है, बट कमला देवी चट्टोपाध्याय ने उनको परस्यू किया, उनको परसुएड किया कि नहीं आप ऐसा मत करिए, आप वुमेन को भी इस स्ट्रगल में शामिल होने दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों,
तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि इससे ब्रिटिश लोगों को लग गया था कि हमारा जो शासन है, जो हमारा राज है वो हमेशा तक नहीं चलेगा, ठीक है, और हमें कुछ ना कुछ पावर तो इंडियंस को डिवॉल्व करनी ही होगी। दोस्तों, अब गांधी जी की अरेस्ट होने के बाद डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोगों ने इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो ये एरियाज हमें याद होने चाहिए और इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहला, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे थे सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने भी एक सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए तंजौर में मार्च निकाला था। अगर हम मालाबार की बात करें तो वहाँ पे वेकोम सत्याग्रह के जो फेमस लीडर्स थे, केलप्पन, इन लोगों ने साल्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। अगर हम आंध्र रीजन की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट था वो इतना नहीं था जितना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आंध्रा में बहुत सारी सीबीराम्स, दोस्तों सीबीराम्स क्या होते हैं, मिलिट्री स्टाइल के कैंप्स, वो सेटअप किए गए थे। और ये जो कैंप थे ये किस चीज़ का काम करते थे, ये सॉल्ट सत्याग्रह के हेडक्वार्टर के रूप में सर्व करते थे। फ्रेंड्स, इसके अलावा उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, ठीक है। असम में फ्रेंड्स, असम में ये मूवमेंट इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, बट वहाँ पे एक दूसरा इशू था जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी इन्वॉल्व थे, वो था कनिंगम सर्कुलर। ये मई 1930 में इसको लॉन्च किया गया था और इसमें स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने से बैन करने की बात हुई थी। तो इसका बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स स्ट्राइक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में इस समय कैलकाटा कोऑपरेशन में इलेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ के जो भद्र लोग होते हैं, जो वहाँ के एलीट लोग होते हैं, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए वो इसमें इतना पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये वही समय था जब सूर्य सेन जो है चिट्टगोंग में एक आर्मरी पर रेड करते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर हम बिहार की बात करें तो दोस्तों बिहार में क्योंकि सॉल्ट बनाना इतना आसान था नहीं, तो उस लैंडलॉक्ड बिहार में लोगों ने नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन को प्रमोट किया था। और ये होता क्या है दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पेशावर की, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी वो थी खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, इनको गफ्फार खान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक फर्स्ट पॉलिटिकल मंथली वहाँ पे लॉन्च की थी, उसका नाम क्या था, पख्तून। तो इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक वॉलंटियर ब्रिगेड भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी, उसका क्या नाम था, खुदाई खिदमतगार, मीन्स सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ठीक है। और इसका दूसरा नाम था रेड शर्ट्स। तो ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट जो है किससे इनका संबंध है। और ये जो ब्रिगेड थी इसका क्या काम था, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना, नॉन वायलेंस को अपनाना, तो इसके लिए ये लोग काम करते थे। एंड दोस्तों इसी दौरान एक इवेंट और होता है, वहाँ पे जो गढ़वाली सोल्जर्स होते हैं वो एक जो मास डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा होता है वहाँ पे फायर करने से मना कर देते हैं। तो ये इवेंट ऐसा माना जाता है कि इंडियन आर्मी में नेशनलिज्म की बिगिनिंग यहीं से होती है। मैंने आपको बताया था कि धरसाना में रेड करने से पहले ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उनके इस काम को पूरा करती है सरोजनी नायडू, इमाम साहिब एंड मनीलाल। और मनीलाल कौन होते हैं, ये गांधी जी के बेटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये धरसाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटका की बात करें, सेंट्रल प्रोविंस की बात करें, तो वहाँ पे फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड प्रोविंस मीन्स आज के उत्तर प्रदेश में नो रेवेन्यू कैंपेन चलाया जाता है। वहीं दोस्तों मणिपुर, नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी रानी गेदलियू, ठीक है दोस्तों। तो रानी गेदलियू ने दोस्तों ये 13 साल की एक लड़की थी जिन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट का बैनर जो है रेस किया था दोस्तों। और उन्होंने लोगों से कहा था कि ब्रिटिश लोगों के लिए आप काम मत करो, ठीक है, किसी भी तरह का आपको टैक्सेस पे नहीं करने हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन की, मीन्स किस तरह से लोगों को एकजुट किया गया था। इसके लिए अलग अलग प्रयास किए गए थे, काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए थे, जैसे कि प्रभात फेरी, मीन्स सुबह सुबह जो लोग जुलूस निकालते हैं उसको बोलते हैं प्रभात फेरी। वानर सेना, मंजरी सेना, सीक्रेट पत्रिकाज, मैजिक लैंटर्न शोज, मीन्स जो लालटेन वाले शो होते हैं, वो सब इनिशिएटिव लिए गए थे ताकि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके। अगला पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ एजिटेशन। ये जो एजिटेशन हुआ था इसका क्या इम्पैक्ट हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया गया था, उनकी पब्लिक बर्निंग की गई थी, तो इससे इनके इंपोर्ट्स पे काफ़ी नेगेटिव असर हुआ था, वो काफ़ी गिर गया था।
गवर्नमेंट के लिए एक लॉस ऑफ इनकम था, क्योंकि लीकर, लैंड रेवेन्यू वगैरह उसको मिल नहीं रहा था। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस थे वो लोगों ने बॉयकॉट किए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। जो 12 की एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी को परसुएट किया था कि जो वुमेन है उनको भी इस आंदोलन में शामिल किया जाए, जबकि जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें सरोजनी नायडू का नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने परसुएट किया था। तो दोस्तों अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, उसी हिसाब से आप आंसर लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन की, कि इस मूवमेंट में कौन कौन लोग शामिल हुए थे। फ्रेंड्स, सबसे पहले वुमेन, उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया था। स्टूडेंट्स, उन्होंने भी किया था। जो मुस्लिम लोगों का पार्टिसिपेशन था वो नॉन कोऑपरेशन के मुकाबले काफ़ी कम था। बट अगर हम NWFP की बात करें, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी, वहाँ पे मुस्लिम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, और उसका कारण क्या था? फ्रंटियर गांधी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ट्राइबल्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, इन सब ने काफ़ी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया था। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट एक क्लासिक डिलेमा में फंसी हुई थी। वो क्या था कि अगर गवर्नमेंट फोर्स का यूज़ करती तो कांग्रेस वाले चिल्लाते कि आप हमें सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई एक्शन न ले या बहुत लिमिटेड एक्शन लेती तो कांग्रेस बोलती कि हम तो जीत गए, हमारी विक्ट्री हो गई, ठीक है। तो हर हालत में लॉस गवर्नमेंट का ही था। तो ये क्लासिक डिलेमा में गवर्नमेंट फंसी हुई थी। पर दोस्तों एक्शन तो लेना ही था। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसको इलीगल घोषित कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जुलाई 1930 में जो लॉर्ड इरविन थे वो एक बार फिर से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, ठीक है। और जो गोल था डोमिनियन स्टेटस का उसको दोहराते हैं, उसको रीट्रेट करते हैं। एंड दोस्तों कांग्रेस का हमने देखा था सेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने साफ साफ बोला था कि हम आरटीसी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको हम बॉयकॉट करेंगे। एंड दोस्तों गवर्नमेंट को पता था कि कांग्रेस का शामिल होना काफ़ी अनिवार्य है, काफ़ी असेंशियल है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट थी वो तेज बहादुर सप्रू एंड MR जयकार का जो सजेशन था उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और वो सजेशन क्या था कि गवर्नमेंट एंड कांग्रेस के बीच में एक पीस होनी चाहिए, ठीक है, एक समझौता होना चाहिए, ताकि कांग्रेस जो है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर ले। अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू ये गांधी जी से मिलने येरवाड़ा जेल जो कि पूना में थी वहाँ पे जाते हैं और बात करते हैं कि क्या हम इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो 3 पॉइंट की डिमांड ये लोग रखते हैं गवर्नमेंट के सामने। सबसे पहला, राइट ऑफ ससेशन फ्रॉम ब्रिटेन, मीन्स हम ब्रिटेन से जब चाहें तब अलग हो सकें। दूसरा, हमारी कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, जो एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए जिसमें जो ब्रिटेन के फाइनेंशियल क्लेम्स हैं उसको सेटल किया जाएगा। तो ये 3 ये डिमांड रखते हैं। दोस्तों ऑब्वियस सी बात थी कि गवर्नमेंट इसको मानेगी नहीं, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 14 फरवरी 1931 को हुआ था। अब दोस्तों देखिए इसको कैसे याद करोगे। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है, तो गांधी एंड इरविन इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़रूरी था एंड गवर्नमेंट इस दिशा में काम भी कर रही थी। इसके लिए 25 जनवरी 1931 को जो गांधी जी और जो दूसरे मेंबर्स थे उनको रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। और अब जो CWC थी वो ऑथोराइज करती है गांधी को कि आप बात करो वाइसराय से, ठीक है। और इनकी जो बातचीत होती है उसको कहा जाता है दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी इरविन पैक्ट 14 फरवरी 1931 को। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या कि कांग्रेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बराबरी का दर्जा मिला, ठीक है। कांग्रेस ऑन एन इक्वल फुटिंग, तो ये बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले गवर्नमेंट कांग्रेस को अपने बराबर नहीं मानती थी, बट इस पैक्ट में कांग्रेस और गवर्नमेंट इक्वल फुटिंग पे आ जाते हैं। एंड दोस्तों जो इरविन थे वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काफ़ी सारी बातें मानते हैं। सबसे पहला कि वो सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि वायलेंस में कन्विक्ट नहीं हुए हैं उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा, जितना भी फाइन है जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है उसको छोड़ दिया जाएगा। तीसरा, लैंड के लिए भी यही वाली बात थी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिन्होंने रिजाइन किया है उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है, उनके साथ ज़्यादा सख्ती नहीं बरती जाएगी।
और पांचवा पॉइंट था कि जो कोस्टल विलेजेस हैं, जो कि समुद्र किनारे जो गांव हैं, वो वहाँ के लोग अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है, पर वो बेच नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग कर सकते हो, इसका भी राइट आपको मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट था कि जो इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस थे उनका विड्रॉल हो जाता है। दोस्तों ये सातों पॉइंट हमें याद रखने होंगे, और दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। पर दोस्तों यहाँ पे इरविन जो है वो गांधी जी की दो डिमांड को मना कर देते हैं। सबसे पहली डिमांड क्या थी कि इस दौरान जो पुलिस ने एक्सेसेस किए हैं, जो लोगों के ऊपर जुर्म किए हैं, उसकी एक पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए। इस डिमांड को नहीं माना जाता है। दूसरा, गांधी जी ने यह भी बात कही थी कि जो भगत सिंह हैं और उनके जो साथी थे उनको फांसी न दे के लाइफ सेंटेंस मीन्स उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, इसको भी इरविन मना कर देते हैं। तो ये दो डिमांड थी जो गांधी जी की नहीं मानी जाती हैं। इसके बदले गांधी जी कांग्रेस के बिहाफ पे दो चीज़ें मानते हैं। सबसे पहला कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, और सेकेंड पॉइंट ये था कि जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि इस दौर तक ऑलरेडी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो अब जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम मतलब कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। तो ये दो डिमांड गांधी जी कांग्रेस की बिहाफ पे मान लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी पिछले प्रीलिम्स में पूछा गया था 2020 में कि गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। सबसे पहला, कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया गया था, सही बात है, ये हमने पढ़ा अभी। दूसरा, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस, ये भी हमने देखा, जो इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस थे वो वापस ले लिए गए थे। और तीसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। दोस्तों ये हमने देखा, ये डिमांड नहीं मानी गई थी, तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्या है, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। दोस्तों ये भी हमने देखा, तो ये ऑप्शन सही है। तो दोस्तों देखिए, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। आप सोचते होंगे कि क्यों एक एक पॉइंट में आपको बताता हूं, पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अब अगला पॉइंट आता है कि क्या ये गांधी इरविन पैक्ट एक रिट्रीट था, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये जितने भी मास मूवमेंट होते हैं ये शॉर्ट लाइव्ड ही होते हैं, इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि एक समय के बाद जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। पर दोस्तों अगर आप सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट समझोगे तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि आपको जो आपका अपोनेंट है उसको रिफॉर्म के हर मौके देने हैं, ठीक है, उसको अपने आप में सुधरने के या इम्प्रूवमेंट करने के हर मौके देने हैं। तो इस जगह पर भी यही होता है। गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मौका देते हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधार लो। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह पैक्ट एक रिट्रीट नहीं था। हालांकि जो यूथ था, भले ही वो नेहरू हों, सुभाष चंद्र बोस हों, वो इससे नाराज थे, ठीक है। अब फ्रेंड्स कंपैरिजन टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की क्या क्या डिफरेंसेस थे। सबसे पहला, इनका ऑब्जेक्टिव चेंज था, ठीक है। जब हम सीडीएम की बात करते हैं तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करती है, जबकि जो एनसीएम था वो स्वराज की बात करता था, ठीक है। मेथड्स में भी चेंजेस हैं। यहाँ पे आप लॉ को वायलेट कर रहे हो, वहाँ पे आप नॉन कोऑपरेशन की बात करते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, जो इंटेलिजेंशिया थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका रोल काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि पीजेंट्स का रोल बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम पार्टिसिपेशन, उसमें भी काफ़ी कमी आती है। और इस दौरान कोई मेजर लेबर अपसर्ज भी नहीं होता है, हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पीजेंट्स और जो बिजनेस ग्रुप होते हैं उनका मैसिव पार्टिसिपेशन होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे 1931 के कराची कांग्रेस सेशन की। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक है, और मेंस में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इस सेशन पे। फ्रेंड्स हमने 1929 का सेशन देखा और हम 31 का देख रहे हैं। बीच में 1930 दोस्तों उस साल कोई भी सेशन नहीं हुआ था, तो ये आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों मार्च 1931 में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं वल्लभ भाई पटेल। और इसमें क्या होता है, एक तो गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया जाता है। और दोस्तों ये जो सेशन होता है ये होता है 29 मार्च को, और इससे 6 दिन पहले मीन्स 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा होती है। तो इसलिए जब कांग्रेस के लीडर्स गांधी जी ये लोग कराची में जाते हैं तो वहाँ पे इनको ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं। किसके द्वारा, पंजाब नौजवान भारत सभा के द्वारा। तो ये भी हमें याद रखना होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इस सेशन में क्या बातें होती हैं। सबसे पहला, ये जो तीनों शहीद थे
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनकी ब्रेवरी की, उनकी सेक्रीफाइस को एडमायर किया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, दिल्ली पैक्ट, जो गांधी इरविन पैक्ट था, उसको इंडोर्स किया जाता है। तीसरा, जो गोल था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का, उसको एक बार फिर से दोहराया जाता है। बट इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, 2 रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं, पहला फंडामेंटल राइट्स को लेके और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेके। दोस्तों, मेंस में पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारे नेशनल स्ट्रगल का क्या इन्फ्लुएंस था, तो ये सब सेशन जो हैं आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात हो रही है, जो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1931 का कराची कांग्रेस सेशन। अब दोस्तों, जो ये फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास हुआ था, इसमें काफ़ी सारे राइट्स डिमांड किए गए थे, जैसे कि फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस, ये हम देखते हैं आर्टिकल 19 में। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू असेंबल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, इक्वल लीगल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, मीन्स इक्वलिटी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रलिटी मीन्स सेक्युलर कैरेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके कल्चर, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। तो दोस्तों, ये हम सब देखते हैं कि हमारा जो संविधान बन के आया था उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रिजोल्यूशन था, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम डीपीएसपी में देखने को मिलती है, जैसे कि बेटर कंडीशन ऑफ वर्क, जो लेबर हैं उनके लिए अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, यहाँ पे सोशलिज्म की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं डीपीएसपी में, इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, इस सेशन में पहली बार कांग्रेस ने कहा था कि स्वराज का मतलब क्या होगा। स्वराज का मतलब होगा इन ऑर्डर टू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मासेज, पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ स्टार्विंग मिलियंस। मीन्स हमें केवल पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं करनी है, हम इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बात करेंगे, और इसलिए हम देखते हैं कि सोशलिज्म की बात होती है बाद में, ठीक है। डीपीएसपी में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जहाँ पे इस कैरेक्टर को लाने की बात होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, मीन्स गोल मेज सम्मेलन की। टोटल 3 ऐसे सम्मेलन हुए थे या कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्योंकि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो इनएडिकेट थी, क्योंकि दोस्तों साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था और उसका काफ़ी विरोध हुआ था। तो गवर्नमेंट को इतना तो लग गया था कि हमें इंडियंस को इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। दूसरी बात, साइमन कमीशन डोमिनियन की बात नहीं करता था, तो इसलिए उसकी रिपोर्ट इनएडिकेट थी। तो फ्यूचर कोर्स डिसाइड करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई थी। इसकी जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में होती है बिटवीन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में। एंड दोस्तों, कांग्रेस इसका बॉयकॉट करती है, इसको ज्वाइन नहीं करती है। ये टाइमलाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, बट बाकी जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख, पारसी, वुमेन, डिप्रेस क्लासेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जस्टिस पार्टी, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, इन सब ने इसको ज्वाइन किया था, बट कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई थी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के आउटकम की। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात थी कि इस कॉन्फ्रेंस से कुछ भी अचीव नहीं हुआ था, क्योंकि कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। दोस्तों, ये वही बात हो गई कि हम लोग रामलीला कर रहे हैं बट राम ही उसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या उसका मतलब होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात थी कि इस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं था। अब दोस्तों, इसके बाद आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एंड फ्रेंड्स, इससे पहले गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है और कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हम जो है अब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम पार्टिसिपेशन करेंगे। तो दोस्तों, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होती है। कब से कब तक? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। और इसमें कांग्रेस गांधी जी को अपना रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करती है और उनके साथ साथ वहाँ पे रंगास्वामी अयंगर और मदन मोहन मालवीय भी उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों? उसके काफ़ी सारे कारण थे। सबसे पहला कारण दोस्तों, इस समय तक लॉर्ड इरविन हट चुके होते हैं और उनकी जगह नए वाइसराय आ जाते हैं, लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। दूसरी बात,
जो लेबर गवर्नमेंट थी इससे पहले, उसकी जगह नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है, जो कि लेबर और कंजर्वेटिव का एक अनईजी कोलिशन होती है। एंड दोस्तों आप जानते हैं कि लेबर जो गवर्नमेंट थी वो तो प्रो इंडियन थी, बट जो कंजर्वेटिव थे वो प्रो इंडियन नहीं थे, ठीक है, वो इंडियंस के अगेंस्ट थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों ये जो पीरियड था 1931 वाला, इसमें हमने देखा था इंडिया में काफ़ी सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तो इससे भी ब्रिटिश लोग काफ़ी नाराज़ थे। इसके अलावा ब्रिटेन में जो राइट विंग थी, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर थे चर्चिल, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था कि आप क्यों कांग्रेस के साथ इक्वल बेसिस पे बात कर रहे हो। तो इसका काफ़ी स्ट्रांगली उन्होंने क्रिटिसाइज इस चीज़ को किया था। तो इसलिए ये काफ़ी सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से ये चीज़ तय हो गई थी कि काफ़ी कुछ अचीव होने वाला नहीं है। अनदर जो इम्पोर्टेंट कारण था वो ये था दोस्तों, वो था गांधी जी के साथ काफ़ी सारे विवाद हुए थे। सबसे पहली बात क्या थी दोस्तों कि गांधी जी उस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको सोल रिप्रेजेंटेशन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस, ठीक है। बट जो दूसरे मेंबर थे जैसे कि हिंदू महासभा, ठीक है, मुस्लिम लीग, वो इस चीज़ को समर्थन नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि कांग्रेस के अलावा भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ये कह रही थी कि भाई कांग्रेस जो है वो अकेले इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। मीन्स दोस्तों फिर से वही डिवाइड एंड रूल की बात हो रही है, ठीक है। हम लोगों में आपस में यूनिटी नहीं थी और इसका फायदा ब्रिटिश लोग ले रहे थे। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी अनटचेबल्स के लिए बोल रहे थे कि अनटचेबल्स भी हिंदू ही हैं, उन्हें माइनॉरिटी के रूप में ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए और उनके लिए किसी भी तरह का सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस बात से जो डिप्रेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी वो अलग हो गई गांधी जी से, ठीक है। वहीं मुस्लिम लोगों के लिए भी गांधी जी बोल रहे थे कि इनको भी किसी तरह का सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर स्पेशल सेफगार्ड देने की जरूरत नहीं है। तो इन मुद्दों पर एक डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एंड दोस्तों काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे कि मुस्लिम डिप्रेस क्लासेस, वो अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रही थी और ये सभी लोग एक साथ आ जाते हैं और इसको बोला गया था माइनॉरिटीज़ पैक्ट। दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि माइनॉरिटीज़ पैक्ट क्या था। तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब सारी ये डिप्रेस क्लासेस, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम ये साथ में आ जाते हैं, उसको बोला गया था माइनॉरिटीज़ पैक्ट। एंड दोस्तों इतने सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात थी कि ज़्यादा कुछ इसमें रिजल्ट आया था नहीं, ठीक है। जो रिजल्ट आया था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है दोस्तों। जो मैकडोनल्ड थे उस समय के, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, वो अनाउंस करते हैं कि 2 नई मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बनेगी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। एंड दोस्तों ये वही बात थी, डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम लोगों को लुभाने की बात हो रही थी। इसके अलावा एक इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा 3 एक्सपर्ट कमिटीज बनाई जाएगी, फाइनेंस, फ्रेंचाइज, स्टेट्स। और दोस्तों ये क्यों हुआ हो रहा है, क्योंकि एक रिफॉर्म्स लाने थे, तो उस रिफॉर्म को लाने के लिए लोगों की रिकमेंडेशन चाहिए थी, ठीक है, इंक्वायरी करने की बात थी, तो इसलिए ये कमिटीज बनाई जा रही थी। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड की भी बात होती है। ये क्या होता है हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। तो दोस्तों गांधी जी इससे खुश होते नहीं हैं। वो 28 दिसंबर 1931 को भारत में लौट आते हैं और उनके आते ही जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसको फिर से रिज्यूम कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें भी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो दोस्तों केवल सेकेंड कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो थर्ड कॉन्फ्रेंस थी ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में होती है। एंड दोस्तों इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो मार्च 1933 में एक वाइट पेपर के रूप में पब्लिश की जाती है, ठीक है। और फिर यही आधार बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। फ्रेंड्स ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके बाद गवर्नमेंट के एटीट्यूड में काफ़ी चेंजेस आते हैं। सबसे पहला वो ये तय कर लेती है कि गांधी जी को एक मास मूवमेंट को बिल्ड करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज़ कि अब गवर्नमेंट को कांग्रेस की गुडविल की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट वो लोग जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी, हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। तो ये होगी दूसरी चीज़। और तीसरा था कि जो नेशनल मूवमेंट होगा हम इसको गाँवों तक नहीं पहुँचने देंगे। तो ये 3 चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो स्पष्ट कर देती हैं कि हमें एक तो गांधी जी को अलाउ नहीं करना है, दूसरा कांग्रेस की गुडविल हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, और तीसरा जो भी नेशनल मूवमेंट होगा उसको हम रूरल एरियाज में नहीं पहुंचने देंगे। फ्रेंड्स इसके बाद गवर्नमेंट का एक्शन होता है और 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी उसको बैन कर दिया जाता है।
ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रिक्ट सप्रेशन होता है, रिप्रेशन होता है, और फिर अप्रैल 1934 में गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद की कहानी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, शिमला मैनिफेस्टो ऑफ 1838 का संबंध किस चीज़ के साथ है। दोस्तों ये शिमला के नाम से काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, और यहाँ पे मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एंड दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने विजन की टेस्ट सीरीज से लिए हैं, ठीक है, तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। हालांकि इसका आंसर क्या है, सी होगा, और इसके बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको देता हूँ। दोस्तों ये शिमला के नाम से 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला है शिमला मैनिफेस्टो 1838, और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड ऑकलैंड, और इसका पर्पस क्या था कि वेलफेयर ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड दैट ब्रिटिश हैव ऑन देयर वेस्टर्न फ्रंटियर अ ट्रस्टवर्थी एलाई। जब अफगान की बात हो रही थी तो उस समय शिमला मैनिफेस्टो होता है। दोस्तों इसके बाद आता है शिमला डेपुटेशन, जो कि 1906 में हुआ था। ये हमने देखा था, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो लॉर्ड मिंटो से मिलती है। तो फ्रेंड्स शिमला अकॉर्ड का संबंध है तिब्बत के स्टेटस से, उसके चलते ये ट्रीटी होती है जिसको बोला जाता है शिमला अकॉर्ड। देन 1945 में आता है शिमला कॉन्फ्रेंस, और इसमें क्या होता है, उस समय के जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड वोवेल और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके बीच की मीटिंग होती है शिमला में, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलर कमिटी वॉज। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप अपने नोट्स बनाइए, उसमें ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको रखनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, बी, टू एग्जामिन द करेंसी सिचुएशन इन इंडिया। तो दोस्तों इसका थोड़ा मैं आपको डिटेल दूंगा। 1898 में इंडियन करेंसी कमेटी या फिर फॉलर कमेटी को अपॉइंट किया गया था, और इसका पर्पस था टू एग्जामिन द करेंसी सिचुएशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी को लेके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन को लेके। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स वर फ्रॉम द बंगाल प्रोविंस। दोस्तों देखिए हमने देखा था कि जो फर्स्ट सेशन था वो हुआ था बॉम्बे में, और उस समय बंगाल के लोग जो थे वो इंडियन एसोसिएशन में ज़्यादा शामिल थे, ठीक है। बंगाली सेकंड सेशन में आए थे, तो जो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया दोस्तों, है ना। अब सेकंड क्या है कि द मेंबर्स वर ड्रॉन फ्रॉम एवरी सोशल स्ट्रेटम, मींस सोसाइटी के हर लेवल से लोगों को जोड़ा गया था। दोस्तों ये तो गलत बात है। जो एलिट थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, मर्चेंट्स थे, वो ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो जो सेकंड है वो भी गलत है, ठीक है। तीसरा क्या है, देयर वॉज नो ऑफिशियल परमिशन ग्रांटेड फॉर द सेशन। दोस्तों ये तो गलत बात है। हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने परमिट किया था कांग्रेस को, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। और इस सवाल में ये पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, तो ये तीनों ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स हेल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। मींस 4 लीडर्स के नाम दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन आईएनसी का प्रेसिडेंट बना था। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि तिलक कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने थे। तो अगर आप ऑप्शन 2 को एलिमिनेट करोगे तो केवल एक ऑप्शन बचेगा 1 और 4। तो यहाँ पे हमको ये भी सीखने को मिलता है कि तिलक के साथ साथ जो रोमेश चंद्र दत्त थे, आरसी दत्त, वो भी कभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में हमें 3 पेयर दिए हुए हैं। फर्स्ट साइड गवर्नर्स का नाम है और दूसरी तरफ एक्ट्स का नाम है, और हमें बताना है कौन सा पेयर सही है। सबसे पहला है लॉर्ड कर्जन, और लिखा हुआ है एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। दोस्तों हमें पता है कि लॉर्ड कर्जन तो बंगाल पार्टीशन के टाइम पे थे, ठीक है, 1900 के आसपास थे, ठीक है। और ये बात हो रही है 1891 की, तो ये तो गलत हो जाएगा। एंड दोस्तों फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो लॉर्ड लेंस डाउन थे वो उस समय वाइसरॉय थे, और उनका जो टेन्योर था वो था 1888 से 94 के बीच में, उस समय ये वाइसरॉय थे, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। दोस्तों ये सही है, हमने इसको डिस्कस भी किया था। थर्ड है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और एक्ट दिया हुआ है फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1870। दोस्तों इस समय 1870 के टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड मेयो, ठीक है, उनका नाम था लॉर्ड मेयो, और इनका टेन्योर था 1869 से 72 के बीच में। दोस्तों ये जो
इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं, वॉइसरॉय थे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो प्रेप आईएएस के चैनल पे अवेलेबल है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसको वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 ओनली, क्योंकि ये थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन आता है कि वहाबी मूवमेंट के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है कि इट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट सिख्स ऑफ पंजाब। दोस्तों ये तो हमने डिस्कस किया था कि ये सही है, ये सिख लोगों के खिलाफ इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। दूसरा क्या है कि इट वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ दिल्ली सेंट शाह वली उल्लाह। तो दोस्तों ये भी हमने डिस्कस किया था, मेरे नोट्स में अवेलेबल है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज को लेके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों पहला स्टेटमेंट है कि इट वाज फाउंडेड विद महात्मा ज्योतिबा फुले एज फर्स्ट सेक्रेटरी, और उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, और सही चीज़ क्या है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। दूसरा क्या है कि अगर कोई मेंबर ज्वाइन करता है सत्य शोधक समाज को तो उसको पहले भगवान के नाम पे ओथ लेनी होगी और ब्रिटिश रूल को अपनी निष्ठा जो है डिक्लेयर करनी होगी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, ये इस समाज में होता था। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ कास्ट सिस्टम। दोस्तों ये तो हमने डिस्कस किया था, ये तो सही है। ठीक है, इसी के बेसिस पे तो इसकी स्थापना हुई थी। तो 2 and 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों देखिए, ये जो सत्य शोधक समाज था ये 1873 में बना था, हमने बात की थी। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे ज्योतिबा फुले, और जो उसके सेक्रेटरी थे वो कौन थे? वो थे नारायण राव गोविंद राव कडलक। तो ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी होगी। एंड दोस्तों इसके अलावा जो सत्य शोधक समाज के मेंबर थे उनको भगवान के नाम पे शपथ लेनी होती थी और उनको ब्रिटिश रूल के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी एलिजियंस भी डिक्लेयर करनी होती थी। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 1858 के क्वींस प्रोक्लेमेशन को लेके। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या है कि अब किसी भी तरह का टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं होगा। दोस्तों ये तो हमने डिस्कस किया था, ये सही बात है, ऐसा उसमें डिक्लेयर किया गया था। दूसरा क्या था कि जितनी भी ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडियन प्रिंसेस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो सारे एग्रीमेंट खत्म नहीं हुए थे, बल्कि उन सबको अब क्राउन ने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर ऑर्डर्ड नॉट टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर्स। मीन जो धार्मिक मुद्दे थे अब उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोस्तों ये बात हुई थी, ये हमने डिस्कस भी किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 and 3 ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज का आखिरी एमसीक्यू जिसमें पूछा गया है कि आर्य महिला समाज से संबंधित लीडर्स कौन थे। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मार्गरेट कजिन्स, पंडिता रमाबाई सरस्वती, सरला देवी चौधरानी। दोस्तों हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई सरस्वती ने, और यही इसका सही आंसर होगा, मीन्स ए, मीन्स 2 ओनली। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारे इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड दोस्तों अगर आप कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या आपका कुछ रिव्यू है तो वो आप हमें गूगल फॉर्म में भर के भेज सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी अपने रिव्यू या अपने सजेशन मुझ तक पहुंचा सकते हैं। एंड दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।